हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिंदे है, इंस्पेक्टर शिंदे, और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। वैसे मेरा जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन जब से मेरी नौकरी पुलिस इंस्पेक्टर में लगी है तब से मैं उत्तराखंड का ही होकर रह गया हूं। वैसे भी पुलिस वालों का कोई खास ठिकाना थोड़ी ना होता है, वो जहां भी काम कर रहे होते हैं वही उनके निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। खैर, मैं यहां पूरे 4 सालों से ड्यूटी कर रहा हूं और इन 4 सालों में मैंने यहां कई रहस्यमय केस को सुलझाया है। ऐसे केस जिस पे शायद ही कोई पुलिस वाला यकीन कर पाएगा। पिशाचों की दुनिया से लेकर डायनो के आतंक तक के रहस्य को सुलझाया है मैंने। अगर आप मेरे पिछले केस की कहानियां सुने होंगे तो आपको यह पहले से ही पता होगा। ऐसे ही जब मैं एक दिन शाम के वक्त अपने पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, तभी पुलिस स्टेशन के बाहर एक जीप आकर रुकी। जीप से कमिश्नर साहब नीचे उतरे थे जो मुझसे मिलने के लिए आए थे। वो चलते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर आए और वहीं मेरे पास के एक कुर्सी पर बैठ गए। वो मुझसे कहने लगे, शिंदे, मुझे तुमसे बेहद ही जरूरी बात करनी है। तो मैं भी उनसे कहने लगा, सर, आप मुझे कॉल करके अपने पास बुला लिए होते, मैं आपसे मिलने चला आता, आपको यहां आने की क्या जरूरत थी। तो उनका कहना था, कोई बात नहीं, तुम आओ मैं आऊं, एक ही बात है। दरअसल मैं यहां तुमसे एक केस के सिलसिले में बात करने आया हूं जो शायद बेहद ही पेचीदा है। 3 पुलिस वाले जो उस केस को सुलझाने का काम कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी भी हत्या कर दी। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। ऐसे पेचीदा केस को सुलझाने में तुम्हारा अच्छा रिकॉर्ड रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये काम अब तुम करो। तो मैं भी उनसे कहने लगा, ठीक है सर, लेकिन मुझे विस्तार से बताइए पूरा मामला क्या है। तब उन्होंने कहना शुरू किया था, देखो, यहां हमारे शहर से लगकर एक छोटा सा गांव है जहां एक डाक बंगला है, और उस डाक बंगले में अब तक 1-2 नहीं बल्कि 15 पूरे 15 डाक बाबुओं की मौत हो चुकी है। और उनकी मौत हुई भी तो बहुत ही रहस्यमय तरीके से। कातिल हर बार पकड़ा गया, लेकिन हर बार कातिल अलग अलग था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि कातिल कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि हर बार मुर्दा लाश था। तुम ये सीसीटीवी फुटेज देखो, ये सीसीटीवी फुटेज उसी डाक बंगले का है। इतना बोलकर कमिश्नर साहब अपने फोन में एक वीडियो को प्ले कर दिए। मैं उस वीडियो में साफ साफ देख पा रहा था। रात के तकरीबन 10 बजे का समय था। वहां डाक बंगले में डाक बाबू जो कुर्सी पे बैठे सिगरेट को फूके जा रहे थे। तभी जैसे किसी ने उस डाक बंगले के दरवाजे पे नॉक किया था। डाक बाबू अपने कुर्सी से उठे और चलते हुए उस बंद दरवाजे तक पहुंचे। उस दरवाजे को खोले और दरवाजे पे एक व्यक्ति खड़ा था। वो व्यक्ति पहले तो डाक बाबू से कुछ देर तक बातें करता रहा और फिर अचानक अपने हाथ में पकड़े उस चाकू से, जो उसने अपने हाथ को पीछे कर छुपा रखा था, उस चाकू से डाक बाबू के गर्दन पे वार कर दिया। डाक बाबू का गला कट चुका था, वो जमीन पे गिर चुके थे। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो इंसान वो डाक बाबू के छाती पर बैठ चुका था और एक के बाद एक कई बार उस कातिल ने डाक बाबू के छाती पर किया। और कुछ देर बाद वो कातिल भी जमीन पे हताश होकर गिर पड़ा था। उस कातिल ने अपने चेहरे पे जैसे काले रंग का लेप लगा रखा था, जिस कारण उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। मैं थोड़ी देर तक उस सीसीटीवी फुटेज को देखता ही रहा। वहां डाक बंगले में फर्श पे डाक बाबू का लाल खून फैल चुका था, लेकिन ना तो डाक बाबू थे और ना ही वो कातिल। तब कमिश्नर साहब कहने लगे थे, देख लिए ना कैसे डाक बाबू की हत्या हो गई। अगले दिन वो कातिल भी पकड़ा गया था, लेकिन लाश के रूप में। और जब उस कातिल के लाश को फोरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा गया और तब हमें जो पता चला उसे सुनकर हम दंग रह गए। फोरेंसिक लैब वालों का कहना था कि इस कातिल की मौत तो डाक बाबू की मौत से 3 दिन पहले हो चुकी थी। है ना दिमाग घुमा देने वाली बात। ठीक ऐसा ही वहां के 15 डाक बाबुओं के साथ हुआ। हर बार कातिल मुर्दा लाश ही पाया गया। कमिश्नर साहब मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, लेकिन सर, वो जो कातिल की लाश मिली है
क्या उसका किसी तरह से संबंध था उस डाक बाबू के साथ, या फिर कोई पुरानी दुश्मनी? तो उनका कहना था नहीं, कातिल का डाक बाबू के साथ कोई संबंध नहीं था। और चलो, अगर मैं मान भी लिया कि कातिल की कोई पुरानी दुश्मनी हो उस डाक बाबू के साथ, तो भला कोई मुर्दा इंसान कैसे किसी को मार सकता है? और तो और हर डाक बाबू का कातिल अलग अलग मुर्दा इंसान था। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, तुम इस केस की गुत्थी को सुलझाओ। उस डाक बंगले में कल ही एक नया डाक बाबू आया है और मुझे डर है कि कहीं उनकी भी मौत ना हो जाए। अगर तुम चाहो तो किसी को अपने साथ लेकर जा सकते हो। हंटर विक्रांत, वो तुम्हारा दोस्त बन चुका है ना, तुम चाहो तो उसे कॉल करके अपने पास बुला सकते हो। तब मैं कमिश्नर साहब से कहने लगा, नहीं नहीं, वो आर्मी के साथ किसी खास मिशन पे काम कर रहा है, मैं अकेला ही उस डाक बंगले में जाऊंगा। आप उस डाक बंगले का, उस गांव का एड्रेस लिखवा दीजिए। मैं उस डाक बंगले का पता लिख उस डाक बंगले में जाने के लिए निकल पड़ा। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे, लेकिन मुझे इसी वक्त वहां पहुंचना था, क्योंकि उस डाक बंगले में आए नए डाक बाबू पे हर वक्त जान का खतरा था। मैं तेजी से अपने जीप को भगाता गया और आधे ही घंटे में मैं अपने शहर के बाहर उस छोटे से गांव में पहुंच आया था जहां वो डाक बंगला था। मुझे पता था कि वो डाक बंगला इस गांव के बाहर पहाड़ी पे बना हुआ है, जैसा मुझे कमिश्नर साहब ने बताया था। मैं जीप को चलाता हुआ गांव के बाहर उस छोटी सी पहाड़ी के पास आ गया और तब मैंने देखा ये डाक बंगला उस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था, जिसके बाहर एक बड़ी सी ट्यूबलाइट को लगाया गया था। वही यहाँ पे रोशनी का एक मात्र जरिया था। इसके अलावा अंधेरे में मुझे उस पहाड़ी पे कुछ भी दिख नहीं रहा था। बस मैं डाक बंगले के सामने का नजारा देख पा रहा था। उस ट्यूबलाइट की रोशनी थी और मैं साफ साफ देख पा रहा था। मैंने सोचा कि कल देखूंगा, कल सुबह होते ही मैं इस डाक बंगले का अच्छे से जायजा लूंगा। मैं पहाड़ी पे बने सीढ़ी से चलता हुआ इस डाक बंगले तक पहुंच आया और फिर इस डाक बंगले के मेन दरवाजे को खटखटाना शुरू हो गया। मैं काफी देर तक उस दरवाजे को खटखटाता रहा, लेकिन किसी ने भी इस दरवाजे को खोला नहीं था। और जब मैं काफी देर तक दरवाजे पे नॉक करने के बाद तेज आवाज लगाकर यह कहा था कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर शिंदे हूं, तब डाक बाबू दरवाजे को खोले थे। इनकी उम्र तकरीबन 45 वर्ष के करीब थी। मैं डाक बाबू के साथ चलता हुआ डाक बंगले के अंदर आ गया और काफी देर तक बैठा मैं उनके साथ बातें करता रहा। मैं डाक बाबू को पुरानी बातें बताकर उन्हें डराना नहीं चाहता था। हम काफी देर तक आपस में बैठे बातें करते रहे और फिर वहीं डाक बंगले के सेकंड फ्लोर पे चिल्लाए। यहाँ एक कमरा बना हुआ था जिसमें बेड लगा हुआ था और फिर मैं और डाक बाबू उसी बेड पर जाकर सो गए। सुबह हुई और सुबह होते मैं सबसे पहले इस डाक बंगले का जायजा लेना चाहता था, देखना चाहता था कि आखिर यहाँ पे ऐसा होता क्या है। कोई भी मुर्दा इंसान किसी की जान नहीं ले सकता, यकीनन इसके पीछे कोई और ही वजह होगी। मुझे अच्छे से जांच करना होगा। मैं उस डाक बंगले के बाहर निकल आया और फिर मैं उस डाक बंगले के आसपास देखने लगा। यहाँ डाक बंगले से लगकर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसकी एक मोटी टहनी डाक बंगले के छत के काफी नजदीक तक आई हुई थी। उसे देखते मैं समझ गया, यकीनन डाक बाबू के मौत के पीछे दो इंसान होंगे। पहला इंसान जो डाक बंगले के मेन दरवाजे के जरिए डाक बंगले के अंदर आता होगा और फिर वो डाक बाबू को जान से मार खुद भी जमीन पर गिर मरने का नाटक करता होगा। और दूसरा इंसान जो इस पीपल के पेड़ के जरिए इस डाक बंगले की छत तक आता होगा और फिर छत से नीचे जा रहे सीढ़ी के जरिए वो डाक बंगले के अंदर प्रवेश करता होगा। डाक बंगले के सेकंड फ्लोर पे ही सीसीटीवी कैमरे को ऑपरेट करने का सिस्टम लगा हुआ है। यकीनन वो व्यक्ति पहले सीसीटीवी कैमरे को बंद करता होगा और फिर वो दूसरा व्यक्ति जो डाक बाबू को मारता है वो उठता होगा, वो जमीन से उठता होगा और अपनी जगह पे किसी मुर्दा इंसान को रख देता होगा। यकीनन ऐसा ही होगा, नहीं तो भला किसी मुर्दा कातिल को अपने चेहरे पे काले रंग की लेप लगाने की क्या जरूरत। मैं समझ गया था। मैं वहां डाक बंगले के आसपास देखता रहा। ये डाक बंगला देखने में काफी पुराना था। दीवार पे जगह जगह काले रंग की परत जमी हुई थी। कई जगह दीवार पे छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इस डाक बंगले में कई सालों से मरम्मत का काम तक नहीं किया गया हो। मैं काफी देर तक उस डाक बंगले को देखता रहा। मैं वहां कोई ठोस सबूत ढूंढना चाहता था। आखिर डाक बाबू के मौत के पीछे
कारण क्या है? कौन मारता है डाक बाबू को? कोई भी मुर्दा इंसान इसे जिंदा इंसान को मार नहीं सकता। यकीनन इसके पीछे कोई इंसान ही होगा। मैं गांव में जाना चाहता था, गांव वालों से पूछताछ करना चाहता था। आखिर पता तो चले कौन है जो डाक बाबुओं के जान का दुश्मन बना हुआ है। मैं अपनी जीप में बैठा और जीप को चलाता हुआ गांव की ओर बढ़ चला। मैं बस कुछ ही मिनट में गांव के अंदर पहुंच चुका था और गांव वालों से पूछताछ करना शुरू हो गया। तब एक गांव वालों ने कहना शुरू किया था, साहब यहाँ ये घटना आज से नहीं बल्कि पूरे 10 सालों से हो रही है। इन 10 सालों में यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई डाक बाबुओं की जान जा चुकी है। तब मैं उनसे कहने लगा, कौन है जो डाक बाबुओं के जान का दुश्मन बना हुआ है? तो उनका कहना था एक आत्मा, एक प्रेत आत्मा है जो डाक बाबुओं को मार रहा है। तब मैं उनसे कहने लगा, क्या आत्मा? देखिए विस्तार से बताइए। तो उनका कहना था, आज से लगभग 10 साल पहले इस गांव में एक भानु नाम का आचार्य रहते थे। वो आज भी है, लेकिन अभी वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। उनकी एक बेटी थी रिधिमा। वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, इसी के साथ संस्कारी भी। वो कभी किसी से नजरें मिलाकर बात तक नहीं करती थी। लेकिन एक दिन इस गांव के उस डाक बंगले में एक नया डाक बाबू आया था। उसकी नीयत खोटी थी। एक दिन जब रिधिमा अपने पिताजी के किसी काम से उस डाक बंगले में गई थी, तब वो डाक बाबू रिधिमा के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया था। रिधिमा वहां से भागना चाहती थी, किसी तरह से बचकर उस डाक बंगले से बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन वो हैवान बना डाक बाबू रिधिमा को जान से मार दिया और फिर उसकी लाश वहीं डाक बंगले में छोड़ वहां से भाग निकला। जब ये बात आचार्य भानु को पता चली तो वो काफी ज्यादा फूट फूट कर रोए थे। उन्होंने अपने बेटी का अंतिम संस्कार भी किया, लेकिन शायद रिधिमा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई। रिधिमा की मौत से ठीक 4 दिन बाद ही उस डाक बाबू की लाश उस डाक बंगले के बाहर एक पेड़ से लटकी मिली और तब से ही उस डाक बंगले में आने वाले नए डाक बाबुओं की मौत होती रही है। रिधिमा को शायद ऐसा ही लगता होगा कि वहां डाक बंगले में आने वाले सारे डाक बाबू एक ही जैसे हैं और शायद इसीलिए रिधिमा की आत्मा सारे डाक बाबुओं को जान से मार डालती है। वो गांव के व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, लेकिन अभी भानु जी कहाँ हैं और आप उन्हें आचार्य भानु कहकर क्यों बुलाया करते हैं? तो उनका कहना था, देखिए उन्हें योग विद्या की बहुत ज्यादा ज्ञान है। वो मेडिटेशन के जरिए बड़े से बड़े बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कई लोग जो उनके पास भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं मेडिटेशन सीखने के लिए, योग विद्या के जरिए अपने बीमारियों को दूर करने के लिए। तब मैं उनसे कहने लगा, लेकिन आचार्य भानु रहते कहाँ हैं? उनका घर कौन सा है? तब वो गांव के व्यक्ति मुझे उनका घर भी बता दिए और मैं चलते हुए आचार्य भानु के घर पहुंचा। वो अपने घर के बगल में ही वो जो गार्डन जैसा बना हुआ था वहां बैठे मेडिटेशन कर रहे थे। उनके पास ही 10 लोग और बैठे हुए थे, वो भी वहां बैठे ध्यान कर रहे थे। मैं उनके पास पहुंचा और वहीं जमीन पे बैठ गया। कुछ देर बाद जब आचार्य भानु अपनी आंखों को खोले थे तब मैं उनसे कहने लगा, देखिए मैं इंस्पेक्टर शिंदे हूं, आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तब आचार्य भानु का कहना था, कहिए क्या कहना चाहते हैं? तब मैं उनसे कहने लगा, देखिए मुझे दुख है कि आपकी बेटी की मौत हो गई, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस डाक बंगले में डाक बाबुओं की मौत के पीछे का कारण क्या है? कोई आत्मा कैसे किसी को मार सकती है? तब उनका कहना था, देखिए मैं उन पुरानी बातों को कब कब भूल चुका हूं। आप मुझे वो पुरानी बात फिर से याद दिलाकर मेरे पुराने घाव को ताजा मत कीजिए। और रही डाक बाबुओं की मौत की बात, तो मैं नहीं जानता कि कौन है इसके पीछे जो डाक बाबू को जान से मार रहा है। तब मैं उनसे कहने लगा, लेकिन गांव वालों का तो कहना है कि आत्मा है, रिधिमा की आत्मा है, वही डाक बाबू को जान से मार रही है। तो उनका कहना था, तो मैं क्या करूं? रिधिमा की आत्मा डाक बाबू को जान से मार रही है तो मैं क्या करूं? वो अपने मौत की बदला ले रही है। उनकी बातें सुन मैं हैरान था। मैं उनसे कहने लगा, आपको इसमें गलत नहीं लगता? रिधिमा की आत्मा सभी डाक बाबुओं को जान से मार रही है। उसे मारने वाला तो एक ही डाक बाबू था ना, और वो उसे मार चुकी है, तो फिर वो बाकी डाक बाबुओं को क्यों मार रही है? तब आचार्य भानु का कहना था, देखिए मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, आप अगर उसे रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। उनकी बातें सुन मैं चुप हो गया। मैं समझ चुका था कि आचार्य भानु के अंदर अब भी रिधिमा के मौत होने का गुस्सा भरा हुआ है। मैं वहां से उठ खड़ा हुआ और अपने जीप को चलाता हुआ उसी डाक बंगले की ओर बढ़ चला। मैं उस डाक बंगले में पहुंचा। शाम के लगभग 7 बज चुके थे और मैं
उस डाक बाबू के पास बैठा कुछ देर तक बातें करता रहा। फिर मैं खाना खाया और रात के लगभग 10 बजे के करीब मैं डाक बंगले के बालकनी में खड़ा वही पास ही से गुजरे रास्ते की ओर देखे जा रहा था। डाक बाबू वो अपने कमरे में बेड पे सोए हुए थे। मैं यहाँ काफी देर तक खड़ा रहा और तभी मेरी नजर पड़ी वहीं रास्ते के किनारे एक पेड़ के पास। वहां पेड़ के पास सफेद कपड़े में कोई औरत खड़ी थी। उसका चेहरा मुझे इतनी दूर से दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैं इतना तो समझ चुका था वहां सफेद कपड़े में कोई औरत खड़ी है। मैं इस डाक बंगले से बाहर निकला और मैं उस पेड़ के पास जाना चाहता था। इतनी रात गए वहां उस पेड़ के पास कौन हो सकती है? यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है। मैं अपने कदमों को तेजी से आगे की ओर बढ़ाता हुआ उस पेड़ की ओर बढ़े जा रहा था। वो औरत भी मुझे अपनी ओर आता देख वहां से दूर जाना शुरू हो गई थी। वो आगे बढ़े जा रही थी और मैं उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जब वो औरत रुकी नहीं थी तब मैं उसे आवाज लगाकर कहने लगा, देखिए रुकिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। कौन है आप और आप इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रही हैं? लेकिन मेरे इस बात का उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो अभी आगे की ओर बढ़े जा रही थी। अब मैं उसे पकड़ना चाहता था। यकीनन डाक बाबू के मौत के पीछे इस औरत का हाथ हो सकता है। ये इतनी रात गए डाक बंगले के बाहर क्यों खड़ी थी और ये डाक बंगले की ओर ही क्यों घूरे जा रही थी? मैं उसकी ओर भागा था और जब मैं उसके काफी नजदीक पहुंचा और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। वो औरत मेरी आंखों के सामने हवा में गायब हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पाया कहां चली गई। अभी तो यही थी। मैं वहां खड़ा काफी देर तक इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर देखता रहा, लेकिन वो हवा में जैसे कहीं गायब हो गई थी। मैं समझ गया था ये कोई औरत नहीं बल्कि आत्मा थी। मैं उस डाक बंगले की ओर देखने लगा। डाक बंगले का वो दरवाजा, मेन दरवाजा जिसे मैं बंद करके आया था, वो खुला हुआ था। मतलब कोई तो था जो उस डाक बंगले के मेन दरवाजे को खोलकर डाक बंगले के अंदर गया था। मैं भागता हुआ डाक बंगले में पहुंचा। मैं सेकंड फ्लोर पे पहुंचा और डाक बाबू को देखने लगा। कहाँ गया डाक बाबू? और तभी मेरी नजर पड़ी फर्श पे। वहां फर्श पे डाक बाबू का लाश पड़ा हुआ था। उसके गले को काटा गया था और फर्श पे खून ही खून बिखर चुके थे। वहां डाक बाबू के लाश के बगल में एक और लाश था। उसके हाथ में चाकू था और उसके चेहरे पे काले रंग का लेप लगा हुआ था, जिससे बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी। मैं समझ गया, मतलब मुझे बेवकूफ बनाया गया था। वो औरत, वो आत्मा थी या फिर जो कोई भी थी, वो पहले तो मुझे इस डाक बंगले से दूर किया और मेरे अनुपस्थिति में इस डाक बंगले में कोई आया और इस डाक बाबू को जान से मारकर चला गया। ये लाश डाक बाबू को मार नहीं सकता। यकीनन मेरे अनुपस्थिति में यहाँ कोई आया। वो पहले तो डाक बाबू के सो रहे कमरे के दरवाजे को खटखटाया। डाक बाबू को लगा होगा कि मैं हूं। वो अपने कमरे के दरवाजे को खोल कमरे से बाहर आए होंगे और तब वो कातिल अपने चाकू से डाक बाबू के गर्दन पे वार कर दिया होगा और फिर अपनी जगह पे ये लाश रखकर यहाँ से भाग गया ताकि किसी को शक ना हो। मुझे कैमरा चेक करना चाहिए। कौन है, किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे बेवकूफ बना मेरे नाक के नीचे से इस डाक बाबू को मारकर चला गया। मैं सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगा। जब मैं डाक बंगले से बाहर गया था तब डाक बंगले में कोई इंसान आया था। वो डाक बंगले के दरवाजे को खोल जिसे मैं बाहर से बंद करके गया था, उस दरवाजे को खोल डाक बंगले से अंदर आया था और वो चलता हुआ सेकंड फ्लोर पे चला गया। बस इतना ही इस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो पाया था। यहाँ सेकंड फ्लोर पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं था और मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ क्योंकि मैं पहले से ही यहाँ सेकंड फ्लोर पे एक हिडन कैमरा लगा रखा था। मुझे पता था कि कातिल जरूर आएगा। वो कैसे भी करके इस डाक बाबू को मारने की कोशिश जरूर करेगा। मैं उस हिडन कैमरे को निकाला जो मैं वहीं सेकंड फ्लोर के एक दीवार पे चिपका रखा था। मैं उसे निकाला और उसमें लगे मेमोरी कार्ड को चेक करने लगा। जब मैंने उसके रिकॉर्डिंग को देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गया। आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? वहां सेकंड फ्लोर पे वही इंसान आया था। उसने अपने हाथ में चाकू पकड़ रखा था। वो पहले तो डाक बाबू के कमरे के गेट को खटखटाना शुरू हो गया। डाक बाबू कमरे से बाहर आए थे और तब वो कातिल अपने हाथ में पकड़े उस चाकू से डाक बाबू के गर्दन पे वार कर दिया। डाक बाबू का गला कट चुका था, वो जमीन पे गिर चुके थे और वो कातिल भी देखते ही देखते बदहवास होकर जमीन पे गिर चुका था। मैं काफी देर तक रिकॉर्डिंग को देखता रहा। क्या ये कातिल दोबारा उठा था? इसके जगह पे कोई लाश रख कर गया?
मैं रिकॉर्डिंग को चेक करता रहा, लेकिन वो कातिल उठा ही नहीं था। मैं इस डाक बंगले में पहुंच आया था, लेकिन वो कातिल अपनी जगह पर ही पड़ा रहा, जिसकी मौत हो चुकी थी। जब मैं वहां आया था, उसकी सांसों को भी चेक किया था, उसकी मौत हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या यह कातिल पहले से ही जहर खाकर आया था, जो किसी तरह से यहां तक पहुंच पाया, डाक बाबू को मार पाया, और फिर इसकी भी मौत हो गई। मैं उस लाश की जांच करवाना चाहता था। मैं उसी वक्त कॉल करके एक एम्बुलेंस को बुलवाया और फिर इस लाश को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भिजवा दिया। मैं यहाँ डाक बंगले में बैठा सोच रहा था, आखिर कौन है जो डाक बाबू को मार रहा है? इन सबके पीछे कौन है? वो कातिल, वो अपने जान को गवाकर इस डाक बाबू को जान से मार दिया। आखिर कौन हो सकता है इन सबके पीछे? यकीनन कोई मास्टरमाइंड होगा। मुझे कैसे भी करके उसे पकड़ना होगा। लेकिन मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा था, उस कातिल के चेहरे पे वो काले रंग का लेप क्यों लगा हुआ था? उससे बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी, और वो स्मेल मुझे जानी पहचानी लग रही थी। मैं कहीं तो उस दुर्गंध को महसूस किया था। मैं काफी देर तक याद करने की कोशिश करता रहा, और तब मुझे याद आया, ऐसी दुर्गंध तो आचार्य भानु के घर से आ रही थी। जब मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर गया था, वो घर में नहीं थे, वो वहीं अपने घर के बाहर बगीचे में थे, गार्डन में थे। लेकिन जब मैं उनके घर के अंदर था, तो उनके घर के अंदर तो ठीक ऐसी अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। क्या इन सब के पीछे आचार्य भानु ही है? मुझे उनसे मिलना होगा। यकीनन इन सब के पीछे आचार्य भानु ही है। वही मरवा रहा है सभी डाक बाबुओं को। यकीनन वो जो लाश के चेहरे पे काले रंग का लेप लगा हुआ था, वो किसी खास तरह का जहर होगा, जो वो किसी इंसान के चेहरे पे लगाकर डाक बाबू को मारने के लिए भेजता होगा। वो डाक बाबू को मारता होगा और फिर उसकी भी मौत हो जाती होगी। लेकिन इसी के साथ मुझे एक और भी डर था, कहीं वो भी कातिल कोई मुर्दा इंसान ना हो, डाक बाबू से 2-3 दिन पहले कहीं मरा हुआ, जैसा कि कमिश्नर साहब का कहना था। ये तो फोरेंसिक लैब में उस लाश की जांच होने के बाद ही पता चलेगा। मैं वही डाक बंगले में पूरी रात बैठकर निकाला, और सुबह होते ही मैं आचार्य भानु के घर जाना चाहता था, क्योंकि मुझे शक था डाक बाबू के मौत के पीछे आचार्य भानु का ही हाथ है। मुझे एक सबूत तो मिल चुका था, वो अजीब सी स्मेल जो आचार्य भानु के घर से आ रही थी। मैं अपने जीप को चलाता हुआ आचार्य भानु के घर में पहुंचा। वो अपने घर में नहीं थे। मैं गार्डन में देखने लगा। वो गार्डन में बैठे ध्यान मुद्रा में थे। उनके पास ही कुछ लोग बैठे हुए थे, और तब मैंने नोटिस किया वहां उनके पास आज 9 लोग ही बैठे हुए थे। कल तो 10 लोग थे, आज 9 लोग हैं। कहीं वो एक व्यक्ति वही तो नहीं था जिसने डाक बाबू को जान से मारा और उसकी भी मौत हो गई? मैं आचार्य भानु को ध्यान मुद्रा से जगाना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था। मैं उसे आवाजें लगाने लगा, आचार्य भानु, देखिए मुझे पता चल गया है कि कौन है जो डाक बाबुओं को जान से मार रहा है। मैं काफी देर तक आवाजें लगाता रहा, लेकिन आचार्य भानु अपनी आंखें नहीं खोले थे। तब वहां वो जो व्यक्ति बैठे हुए थे, वो मुझसे कहने लगे, देखिए आचार्य भानु को मत आवाज लगाइए, वो अभी ध्यान मुद्रा में है, और आप नहीं जानते कि उनकी ध्यान करने की क्षमता कितनी ज्यादा है। वो मेडिटेशन के जरिए वो चाहे तो अपने आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, वो अपनी आत्मा को किसी और के शरीर में भी डाल सकते हैं। उनकी ध्यान करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। वो चाहे तो अपना शरीर यहीं छोड़कर कहीं और जा सकते हैं। यकीनन आचार्य भानु अपना शरीर यहीं छोड़कर कहीं और गए होंगे, तभी वो आपकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। वहां आचार्य भानु के बगल में बैठे वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे, और उनकी बातें सुन मैं हैरान था। क्या आचार्य भानु अपनी शरीर से आत्मा को निकाल सकते हैं, किसी और के शरीर में आत्मा को डाल सकते हैं? क्या यह संभव है? मैं उस व्यक्ति से पूछ रहा था, और उस व्यक्ति का कहना था, हाँ, मेडिटेशन के जरिए यह संभव है, लेकिन इसके लिए सालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तभी आप अपने शरीर से आत्मा को बाहर निकाल सकते हैं, किसी और के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, और फिर से आप अपनी आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे, और उनकी बातें सुन मैं बहुत चक्का था। मतलब आचार्य भानु वो बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। मैं चुपचाप वहीं जमीन पर बैठ चुका था, और कुछ देर बाद भानु प्रताप अपनी आंखों को खोले थे, और वो मुझे देखते ही कहने लगे, आइए आइए, आप आए हैं, कहिए कैसे आना हुआ? तब मैं उनसे कहने लगा, देखिए मुझे आपके ऊपर शक है, सच सच बताइए, आप ही है ना जो डाक बाबू को जान से मार रहे हैं?
तब वो हंसते हुए कहने लगे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं डाक बाबुओं का जान का दुश्मन हूं? मैं हूं जो डाक बाबुओं को मार रहा हूं। तब मैं उनसे कहने लगा, देखिए, मुझे कातिल के चेहरे पे एक लेप मिला था और उससे बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी, और वही स्मेल कल आपके घर के अंदर से आ रही थी। यकीनन वो कोई खास तरह का जहर होगा जो आप किसी व्यक्ति के चेहरे पे लेप के रूप में लगाकर डाक बाबू को जान से मारने के लिए भेजते होंगे। वो व्यक्ति डाक बाबू को तो जान से मार देता है और उसकी भी मौत वही डाक बाबू के साथ ही हो जाती है। आप उसके चेहरे पे वो काले रंग का लेप इसलिए लगाते होंगे ताकि उसका चेहरा पहचाना ना जा सके। देखिए, सच सच बताइए, कल ही एक डाक बाबू की मौत हुई है और यहाँ आज एक व्यक्ति भी कम है। कहीं यही वो व्यक्ति तो नहीं जिसके चेहरे पे आपको लेप लगाकर डाक बाबू को जान से मारने के लिए भेजे थे? वो डाक बाबू को तो जान से मार दिया और उसकी भी मौत हो गई। देखिए, सच सच बताइए, वरना अगर मुझे बाद में पता चला कि इसके पीछे आप ही हैं तो आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मेरे इस बात को सुनकर आचार्य भानु वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, कैसी बात करें इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे तो पहले ही कह दिया था ना कि मैं वो पुरानी बातें भूल चुका हूं और मैं डाक बाबू को भला क्यों मरवाऊंगा। तब मैं उनसे कहने लगा, तो कल आपके घर से वो दुर्गंध कैसे आ रही थी जो कातिल के चेहरे पे लगे उस काले रंग के लेप से आ रही थी? तो उनका कहना था, यकीनन आपको वहम हुआ होगा, मेरे घर में दुर्गंध फैल ही नहीं सकती। मैं हर रोज अपने घर की साफ सफाई करता हूं। अगर आपको यकीन ना हो तो चलिए मेरे साथ मेरे घर, और आप वहां आज फिर से मेरे घर की जांच कर सकते हैं। तब मैं उनसे कहने लगा, चलिए, मैं एक पल को मान भी लिया कि वो मेरे मन का वहम था। तो ये बताइए कि आज आपके पास एक व्यक्ति कम कैसे है? कल तो 10 थे, आज 9 व्यक्ति ही है। तब उनका कहना था, इंस्पेक्टर साहब, आज एक व्यक्ति यहाँ पे आया ही नहीं, आप खामखा मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। तब मैं उनसे कहने लगा, तो फिर ठीक है, आप उस व्यक्ति को भी यहाँ पे बुलाइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मैं उससे बात करना चाहता हूं। तब आचार्य भानु वही अपने बगल में ही बैठे एक व्यक्ति से कहने लगे, अरे भाई, कॉल लगाओ, उस व्यक्ति को कॉल लगा के यहाँ पे बुलाओ, इंस्पेक्टर साहब उनसे मिलना चाहते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वो व्यक्ति भी यहाँ पे आया था और मैं उसके चेहरे को पहचान पा रहा था। ये वही व्यक्ति था जो कल भी यहाँ पे बैठा हुआ था। तब मैं आचार्य भानु से कहने लगा, चलिए, मुझे आपके घर की चेकिंग करनी है, आपके घर से वो दुर्गंध कैसे आ रही थी? तब आचार्य भानु मुझे अपने साथ लेकर अपने घर के अंदर भी आए थे, लेकिन आज इनके घर में वो दुर्गंध नहीं थी। मैं हैरान था, कल तो उनके घर से वो स्मेल आ रही थी, लेकिन आज बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे घर में काफी महंगे परफ्यूम को मारा गया हो। मुझे अभी आचार्य भानु के ऊपर शक था, इन्होंने ही पूरे घर में सच्चे सुगंध वाले परफ्यूम को मारा होगा ताकि इनके घर से वो दुर्गंध आना बंद हो जाए। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। फोन फोरेंसिक लैब से था। जब मैं कॉल उठाया तो उनका कहना था, देखिए, जो लाश यहाँ पे आप भेजे थे उनकी मौत तो 4 दिन पहले हो चुकी थी। मैं हैरान था, मतलब डाक बाबू के मौत से 3 दिन पहले ही उस इंसान की मौत हो चुकी थी। मतलब फिर से एक लाश जो डाक बाबू की जान ली है। सब कुछ मेरे समझ से परे था। मैं आचार्य भानु से माफी मांगते हुए कहने लगा, देखिए, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके ऊपर खामखा शक कर रहा था। पुलिस वाला हूं ना, शायद इसीलिए मुझे हर एक व्यक्ति पे शक होता है। मैं आचार्य भानु से माफी मांग रहा था और उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं अपनी जीप को लेकर फिर से उस डाक बंगले में आ गया और मैं वहां बैठा सोचने लगा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुर्दा इंसान किसी जीवित व्यक्ति की जान ले ले। मैं काफी देर तक सोचता रहा और तब मेरा ध्यान पड़ा, वहां वो जो आचार्य भानु के बगल में वो व्यक्ति बैठा हुआ था, उनका कहना था कि आचार्य भानु अपने शरीर से आत्मा को अलग कर सकते हैं, वो किसी और के शरीर में अपनी आत्मा को डाल सकते हैं। मतलब आचार्य भानु अपनी आत्मा को किसी मुर्दा शरीर के भी तो लाश में डाल सकते हैं। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, कैसे कोई मुर्दा इंसान चलता हुआ यहाँ डाक बंगले में आता है, डाक बाबू को जान से मारता है और फिर वहीं डाक बाबू के साथी हाथास होकर गिर पड़ता है। मैं समझ रहा था, मैं उस रिकॉर्डिंग को देखना चाहता था जो हिडन कैमरे में डाक बाबू के मौत के दिन 2nd फ्लोर पर रिकॉर्ड हुआ था। मैं उस रिकॉर्डिंग को देखने लगा और तब मुझे पता चला, सच में उस मुर्दा लाश में एक आत्मा थी। वो मुर्दा लाश
जब जमीन पे गिरा था, डाक बाबू के गले को काटने के बाद जमीन पे गिरा था, वैसे ही जमीन पे नहीं गिरा था, बल्कि कोई धुंधली सी परछाई थी, कोई आत्मा थी जो मुझे इस वीडियो में बिल्कुल ना के बराबर दिखाई पड़ रही थी। मैं इस वीडियो को काफी जूम करके देख रहा था, इसके बावजूद भी मुझे वो धुंधली सी परछाई बिल्कुल ना के बराबर दिखाई पड़ रही थी। वो धुंधली परछाई उस लाश के शरीर से बाहर निकला था और तब वो लाश जमीन पे गिरा था। मतलब कोई आत्मा ही थी जो उस लाश के शरीर के अंदर प्रवेश थी और उसने ही उस डाक बाबू के गले को काटा था। मैं समझ गया कैसे डाक बाबू का कातिल हर बार अलग अलग पाया जाता है। हर बार डाक बाबू का कातिल एक मुर्दा लाश होता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर लाश के चेहरे पे वो काले रंग का लेप क्यों लगाया जाता होगा? शायद पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि कभी भी पुलिस वाले इस बात को समझ ना पाए, वो इधर उधर की बातें सोचने में रह जाए और कभी भी ये रहस्य उन्हें समझ ना आए। मैं समझ चुका था ऐसा तो सिर्फ आचार्य भानु ही कर सकते हैं। वो अपने शरीर से आत्मा को अलग कर सकते हैं, किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। यकीनन इन सब के पीछे वही है। उन्हें आज भी अपनी बेटी की हत्या होने का दुख है। वो डाक बाबू जिसने रिधिमा के साथ जबरदस्ती किया था, आचार्य भानु के बेटी को जान से मार डाला था, उसका गुस्सा आज तक आचार्य भानु के अंदर से नहीं गया है। वो हर डाक बाबू को एक जैसा ही समझते हैं, इसलिए वो डाक बाबुओं को जान से मार डालते हैं। ये सब आचार्य भानु कर रहे हैं और इल्जाम रिधिमा की आत्मा पे लगाया जा रहा है। लेकिन आचार्य भानु को रोका कैसे जाए? किसी को भी ऐसे आत्मा के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। इसके लिए कोई पुख्ता सबूत चाहिए। भला पुख्ता सबूत कैसे मिल पाएगा? शायद आचार्य भानु के अंत के साथ। मैं हवलदार मुकेश को कॉल लगा दिया। उसने कॉल उठाया और मैं उसे कहने लगा, मुकेश तुम अभी के अभी यहाँ इस डाक बंगले में आ जाओ। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम इस पते पे पहुंचो। तब मुकेश भी मान गया था और वो भी रात के वक्त ही यहाँ पे आने के लिए निकल पड़ा। मैं उससे पहले कह दिया था कि आते वक्त अपने साथ एक डाक बाबू का कॉस्ट्यूम लेकर आना। कुछ ही देर में मुकेश यहाँ पे पहुंच आया था और तब मैं उसे कहने लगा, कॉस्ट्यूम लेकर आए ना, डाक बाबू का कॉस्ट्यूम? तो उसका कहना था, हाँ सर। थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन शहर में एक कपड़े का मॉल खुला हुआ था, मैं उसी मॉल से ये कॉस्ट्यूम लेकर आया हूँ, डाक बाबू का कॉस्ट्यूम। तब मैं उसे कहने लगा, तुम इसे पहनो और आज से तुम यहाँ के डाक बाबू हो। मेरे इस बात को सुनकर हवलदार मुकेश कहने लगा, क्या सर, मैं हवलदार से पोस्टमैन बन गया? मैं डाक बाबू बन गया? तब मैं उसे कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ये इस डाक बंगले के केस को सुलझाने का एक नया पैतरा है, इससे शायद इस डाक बंगले का रहस्य सुलझ जाएगा। तब मुकेश कहने लगा था, अच्छा तो मुझे करना क्या है? तब मैं उसे कह दिया, अब जो भी करना है मैं तुम्हें कल बताऊंगा, रात काफी ज्यादा हो चुकी है, चलो हम सो जाते हैं। फिर हम डाक बंगले के दरवाजे को बंद कर वहीं डाक बंगले के सेकंड फ्लोर में जाके बेड पर सो गए। सुबह हुई और सुबह होते मैं अपने जीप को लेकर आचार्य भानु के घर पहुंच गया। आचार्य भानु वहीं अपने घर के पीछे गार्डन में बैठे हुए थे। मैं कुछ देर तक वहां पे बैठा रहा और कुछ देर बाद जब आचार्य भानु मेडिटेशन से उठे थे तब मैं उनसे कहने लगा, आचार्य जी देखिए, मुझे लगता है कि उस डाक बंगले में आपकी बेटी की आत्मा है जो सभी डाक बाबुओं को जान से मार रही है। क्या आप उसकी आत्मा को समझा नहीं सकते? मैंने सुना है कि आप अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर सकते हैं, तो फिर अपने शरीर से आप अपनी आत्मा को अलग कीजिए और अपनी बेटी की आत्मा को समझाइए। वो भला सभी डाक बाबुओं को जान से क्यों मार रही है? हर डाक बाबू कातिल थोड़ी ना है। तब आचार्य भानु कहने लगे थे, आपसे ये किसने कहा कि मैं अपने शरीर से आत्मा को अलग कर सकता हूं? तब मैं उससे कहने लगा, देखिए मुझे किसी तरह पता लग गई। तब उनका कहना था, देखिए मैं अपने शरीर से आत्मा को अलग नहीं कर सकता, मैं मेडिटेशन करता हूं, ध्यान करता हूं, लेकिन अपने शरीर से आत्मा को अलग नहीं कर सकता। तब मैं उसे कहने लगा, लेकिन आपका ये तो एक साथी कह रहा था, आपका शिष्य है, वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन वही तो कह रहे थे कि आप अपने शरीर से आत्मा को अलग कर सकते हैं। तब आचार्य भानु का कहना था, गलत खबर है, मैं अपने शरीर से आत्मा को अलग नहीं कर सकता। तब मैं उससे कहने लगा, लेकिन कोई तो उपाय होगा ना, वहां कल ही डाक बंगले में एक नया डाक बाबू आया है और मुझे लगता है कि उसके भी जान के ऊपर खतरा हो सकता है। तब आचार्य भानु कहने लगे थे, क्या नया डाक बाबू आए हैं? तब मैं उनसे कहने लगा, हाँ कल ही तो आए हैं।
इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। मुझे लगता है कि रिधिमा की आत्मा वो उस डाक बाबू को भी जान से मार डालेगी। देखिए, आपके पास कोई उपाय नहीं है उस आत्मा को रोकने का? मेरे इस बात को सुनकर आचार्य भानु के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी और वो मुझसे कहने लगे, देखिए, मेरा काम नहीं है, आप पुलिस वाले हैं, आपका काम है उस डाक बाबू को बचाने का। और रही मेरी बेटी की आत्मा को रोकने का काम, रिधिमा की आत्मा को रोकने का काम, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वो अपना बदला लेकर ही रहेगी। वो इस डाक बाबू को भी जान से मार डालेगी। आचार्य भानु मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनकी आंखों में हैवानियत साफ साफ देख पा रहा था। कैसे देखते देखते उनका चेहरा जैसे बदलना शुरू हो गया था। गुस्से से लाल होता जा रहा था उनका चेहरा और मैं समझ गया था यकीनन यह हवलदार मुकेश को भी मारने की कोशिश करेगा, जो अभी एक डाक बाबू के रूप में है। मैं वहां आचार्य भानु के घर से निकला और अपने जीप को चलाता हुआ डाक बंगले में आ गया। मैं हवलदार मुकेश को समझा दिया था, मुकेश, आज रात के वक्त तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला होगा, तुम थोड़ा संभल के रहना। ये लो ब्लूटूथ, इसे तुम अपने कान पे लगा लो और तुम हमेशा मुझसे कॉल पे कनेक्ट रहना। मुकेश भी कान में ब्लूटूथ को लगा लिया था और तब मैं उसे कहने लगा, ठीक है मुकेश, मैं आता हूं। मैं कातिल के ऊपर नजर रखना चाहता हूं। जो भी कातिल है, जो भी तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला करना चाहता है, मैं उस पर नजर रखना चाहता हूं। मैं इतना बोलकर डाक बंगले से बाहर निकल गया और मैं आचार्य भानु पे नजर रखना चाहता था। आखिर कैसे आचार्य भानु किसी लाश के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करते हैं? मैं अपने जीप को लेकर आचार्य भानु के घर के पास पहुंच गया था। हालांकि मैं आचार्य भानु के घर से काफी दूरी पर था। मैं एक पेड़ के पास, जहां पे कई सारी झाड़ियां थी, मैं वहां अपने जीप को लगा रखा था ताकि आचार्य भानु मुझे देख ना पाए। मैं अपने जीप में बैठा आचार्य भानु की घर की ओर देखे जा रहा था और कुछ ही देर बाद आचार्य भानु अपने घर से बाहर निकले थे। मैं उन पे अपनी नजरें गड़ा रखा था। आचार्य भानु वो अपने कार में बैठे और कार को चलाता हुआ शहर की ओर बढ़ चले। मैं भी उनके पीछे पीछे शहर की ओर बढ़ चला। आचार्य भानु शहर पहुंचे और वो एक बड़े से हॉस्पिटल के पास अपनी कार को रोके थे। मैं उनसे कुछ ही दूरी पर था। आचार्य भानु हॉस्पिटल के अंदर गए और कुछ देर बाद वो अपने साथ सफेद कपड़े में लिपटे जैसे कोई लाश था। वो एक लाश को अपने साथ लेकर आए थे और वो उस लाश को अपनी कार में रख कार को चलाता हुआ गांव की ओर बढ़ चले। मैं समझ गया था आखिर ये करने क्या वाले हैं। मैं भी उनके पीछे पीछे जीप को चलाता हुआ गांव पहुंचा। आचार्य भानु वो अपने कार को अपने घर के पास रोक डरते डरते अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए अपनी कार से उस लाश को बाहर निकाले और उस लाश को अपने साथ लेकर घर के अंदर चले गए। मुझे पता था अब वो उस लाश के चेहरे पे काले रंग का लेप लगाएंगे ताकि कोई भी उस लाश के चेहरे को पहचान ना पाए। पुलिस वालों को कभी ये ना पता चल पाए कि आखिर ये लाश है कौन। मैं वहीं अपने जीप में बैठा रहा। मैं रात होने का इंतजार कर रहा था क्योंकि रात के वक्त ही आचार्य भानु मेडिटेशन के जरिए अपनी आत्मा को उस लाश में प्रवेश करते और फिर मुकेश पे जानलेवा हमला करते जो डाक बाबू बना हुआ था। मुकेश कॉल पे मेरे साथ कनेक्ट था। मैं उसे समझा दिया था, मुकेश सावधान रहना, शाम के 6 बज चुके हैं और तुम्हारे ऊपर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है। मुकेश भी सावधान था। कुछ ही देर बाद वहां आचार्य भानु के घर के अंदर कई लोग जाना शुरू हो गए थे। ये वही लोग थे जो हर रोज आचार्य भानु के पास मेडिटेशन सीखने के लिए जाया करते थे। मैं उन्हें देखता रहा। एक एक करके लगभग 10 लोग आचार्य भानु के घर के अंदर गए थे और अब मुझे पता था कि कुछ ही देर बाद आचार्य भानु मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे। रात के लगभग 10 बजने को थे और तब हवलदार मुकेश काफी जोर से चीखा था। उसके चीखने की आवाज मेरे कान पे पड़ी थी। मैं अपने कान में ब्लूटूथ लगा रखा था। वो मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट था, जिस कारण उसके चीखने की आवाज मेरे कान पे पड़ी थी और मैं हवलदार मुकेश से कहने लगा, क्या हो मुकेश? तब मुकेश का कहना था, सर कोई डाक बंगले में आया है। ये अपने हाथ में चाकू को पकड़ा हुआ है और ये काफी रफ्तार से मेरी ओर बढ़े आ रहा है। तब मैं मुकेश से कहने लगा, मुकेश तुम बेडरूम वाले कमरे में जाकर छिप जाओ, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मुकेश भी कहने लगा था, ठीक है सर, मैं छिपता हूं। अब मैं भी अपने जीप को चलाता हुआ आचार्य भानु के घर पहुंचा। आचार्य भानु अपने घर में नहीं थे, लेकिन उनके घर के अंदर से आज भी वही स्मेल आ रही थी, वही दुर्गंध जो कातिल के चेहरे पे लगे काले रंग की लेप से आती थी। मैं उस घर के पीछे बने गार्डन में पहुंचा। वहां आचार्य भानु बैठे हुए थे, उनके पास ही वो 10 लोग बैठे हुए थे। वो मुझे देखते ही कहने लगे, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब,
आचार्य भानु तो मेडिटेशन कर रहे हैं, आप उनसे बात करने के लिए आए हैं क्या? तब मैं उनसे कहने लगा, हाँ इनसे तो बात ही करना है। मैं उन्हें आवाज लगाते हुए कहने लगा, आचार्य भानु, आचार्य भानु उठ जाओ, मुझे तुम्हारी काली सच्चाई पता चल चुकी है। लेकिन आचार्य भानु वो अपनी आंखें खोल नहीं रहे थे। तब मैं आचार्य भानु को धक्का दे दिया, वो जमीन पे गिर चुके थे। और तब मैं मुकेश से कहने लगा, मुकेश तुम दरवाजे को खोलकर उस कातिल को देखो, वो जो तुम्हें मारने आया है, तुम उसे देखो, वो जमीन पे गिरा हुआ है क्या? तब मुकेश भी कहने लगा था, ठीक है सर। फिर कुछ ही देर बाद मुकेश का कहना था, हाँ सर, ये कातिल अभी अभी जमीन से उठ रहा है। मैं समझ गया था, यकीनन यही है, आचार्य भानु की आत्मा ही है जो उस लाश के अंदर प्रवेश है। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मुकेश चिल्लाते हुए कहने लगा, सर ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे ऊपर चाकू चला रहा है, मैं किसी तरह से इसे बचने की कोशिश कर रहा हूं। मुकेश मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं फिर से आचार्य भानु के शरीर को एक और पलट दिया। मेरे इतना करते ही मुकेश का कहना था, सर ये कैसा कातिल है, ये अपने आप जमीन पे गिर रहा है। तब मैं मुकेश से कहने लगा, मुकेश वो अपने आप जमीन पे नहीं गिर रहा, बल्कि मैंने उसे जमीन पे गिराया है। अभी देखो, अभी वो तुम्हें उठकर मारने की कोशिश करेगा और वो फिर से जमीन पे गिरेगा। कुछ ही देर बाद मुकेश का कहना था, सर ये मुझे फिर से मारने की कोशिश करने लगा। अब मैं फिर से आचार्य भानु के शरीर को एक और पलट दिया। मेरे इतना करते ही फिर से मुकेश का कहना था, सर ये तो फिर से जमीन पे गिर चुका है। अब मैं समझ चुका था, यही है असली कातिल। मैं आचार्य भानु के गाल पे थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया। मैं उसके गाल पे थप्पड़ बरसाया जा रहा था और कुछ ही देर बाद आचार्य भानु हड़बड़ा कर उठे। तब मैं मुकेश से कहने लगा, मुकेश वो जो तुम्हें मारने के लिए गया था, क्या वो जमीन पे गिर चुका है? तब मुकेश का कहना था, हाँ सर, ये जमीन पे जैसे हताश होकर गिर पड़ा है। तब मैं उससे कहने लगा, तुम उसकी सांसें चेक करो, क्या उसकी सांसें चल रही है? तब मुकेश का कहना था, नहीं सर, ये तो मर चुका है, इसकी सांसें चलना कैसे बंद हो गई? मैं आचार्य भानु से कहने लगा, भानु तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मुझे पता चल गया है कि तुम ही हो जो सभी डाक बाबुओं को जान से मारते हो। चलो अब जेल में तुम चक्की पीसना, अब तुम्हारी बची हुई उम्र जेल में बीतेगी। मेरे इस बात को सुनकर आचार्य भानु वो अपने चेहरे से पसीने को पोंछते हुए कहने लगे, मानना पड़ेगा इंस्पेक्टर, आखिरकार तुमने इस सच्चाई का पता लगा ही लिया। लेकिन क्या तुम मुझे जेल में बंद करके रख पाओगे? क्या तुम मुझे जेल में अपना कैदी बनाकर रख पाओगे? इतना बोलते हुए उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी और मैं भी हैरान था। सच में ये तो अपने शरीर से आत्मा को अलग कर सकता है, लेकिन इसका भी उपाय है मेरे पास। ये मेडिटेशन कर पाएगा तब ना अपने शरीर से आत्मा को अलग कर पाएगा। मैं इसे मेडिटेशन कभी करने नहीं दूंगा। जेल में ये कभी मेडिटेशन कर ही नहीं पाएगा। मैं उसके हाथ में हथकड़ी लगा दिया और उसे खींचता हुआ जीप तक लेकर आया, जीप में बिठाया और जीप को चलाता हुआ पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ चला। मैं हवलदार मुकेश को कॉल पे कह दिया, मुकेश काम हो चुका है, उस डाक बंगले का केस सुलझ चुका है, आ जाओ। कुछ ही देर में मुकेश भी जीप को चलाता हुआ मेरे पास पहुंच चुका था और फिर हम जीप को चलाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे। इस कातिल को जेल में बंद कर चुके थे, लेकिन उसके सर में एक खास तरह का डिवाइस लगाकर जो उसे हर 30 सेकंड बाद बिजली का झटका देता, जिससे वो मेडिटेशन कर ही नहीं सकता था। वहां पुलिस स्टेशन के अंदर जेल में बैठा करा रहा था और मैं उससे कह दिया, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक तुम्हें इस दर्द को झेलना ही पड़ेगा। तुमने भी तो बहुत दर्द दिए हैं सभी डाक बाबुओं को जान से मारकर। मानता हूं तुम्हारी बेटी की मौत हो गई, एक डाक बाबू ने तुम्हारी बेटी को जान से मार दिया, लेकिन ये कहां का न्याय हुआ? तुम अपनी बेटी की मौत का बदला सभी डाक बाबुओं को जान से मार कर लोगे। वहां पुलिस स्टेशन में बैठा करा रहा था और अगले दिन कमिश्नर साहब मुझसे मिलने के लिए आए थे। उनका कहना था, बहुत अच्छे शिंदे, तुमने इस केस को भी सुलझा ही दिया। उस कातिल को कोर्ट में पेश किया गया और उसे डाक बाबुओं को जान से मारने की सजा दी गई। उसे फांसी की सजा हुई थी और अगले 3 दिन बाद ही उसे फांसी की सजा दी गई। मैं पुलिस वालों से पहले कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके सर से ये बिजली का झटका देने वाला गैजेट नहीं उतारना है, वरना ये कुछ भी कर सकता है। इसका शरीर तो जेल में ही रहेगा, लेकिन इसकी आत्मा जेल से फरार हो जाएगी। ये खुद अपने सर से इस गैजेट को नहीं उतार सकता,
क्योंकि जब ये अपने हाथ से इस गैजेट को छुएगा इसे काफी तेज बिजली का झटका लगेगा, इतना तेज बिजली का झटका कि ये बेहोश होकर जमीन पर गिर जाएगा। ये कातिल बहुत खतरनाक है। 3 दिन बाद ही उसे फांसी की सजा हुई, उसकी मौत हो गई थी और मैं खुश था। चलो, इस दुनिया से आज फिर से एक कातिल कम हुआ है। मैं अपने पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, मेरे हाथ में वो गैजेट था और मैं उसे चेक कर रहा था। आखिर इसे कितना तेज बिजली का झटका लगता है, उस कातिल को इसके जरिए कितना तेज बिजली का झटका लगता होगा। लेकिन जब मैं उसे अच्छे से चेक किया, ये तो खराब था, इससे बिजली का झटका लग ही नहीं रहा था। ये देखकर मैं एक पल को डर गया। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। मतलब उस कातिल को भी बिजली का झटका नहीं लग रहा होगा? कहीं वो मेडिटेशन के जरिए अपनी आत्मा को किसी और के शरीर में प्रवेश तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, वो फांसी के दिन तक तो जीवित था, उसका शरीर चल फिर रहा था, वो अपने शरीर से आत्मा को अलग नहीं कर सकता। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और समय बीता। 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक तो उस डाक बंगले में एक भी पोस्टमैन की जान नहीं गई है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में इस बात का डर अब भी रहता है कि कहीं आचार्य भानु प्रताप की आत्मा जेल में अपने शरीर को छोड़कर फरार तो नहीं हो गया था। अगर ऐसा हुआ तो मैं डरता नहीं हूं, मैं फिर से आचार्य भानु का सामना करने के लिए जाऊंगा। वो भले किसी और के शरीर में हो, लेकिन मैं उसका मुकाबला करने से पीछे नहीं हटूंगा।